नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो चुनावी सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में है, उसको और हाईटेक करने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जारी किया है। असल में इस याचिका में ये मांग की गई है कि अब ई वोटिंग को शुरू करना चाहिए, यानी कि वो मतदाता जो किसी भी कारण से अपने इलाके, अपने विधानसभा या लोकसभा से बाहर हैं, उन्हें भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। इसके साथ साथ इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पोस्टल वोटिंग है, उसके दायरे को और बढ़ाने की जरूरत है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में किस तरीके से बदलते समय के साथ ये जो मांग है कितनी जायज़ दिखती है, लेकिन साथ ही साथ अगर चुनाव आयोग की कार्यशैली और उसके पास संसाधनों को देखें तो ये कितना ज़्यादा मुमकिन दिखता है कि इसे हम लागू कर पाएं, और उसके रास्ते की चुनौतियां क्या हो सकती है, और क्या दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरीके की तकनीक के साथ मतदान के मौके मतदाताओं को दिए जाते हैं, वो भी समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, फॉर्मर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं CSDS से, स्वागत है आपका। अमित दुबे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं नूर मोहम्मद सर आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने पिछले करीब 6 से 7 दशक में चुनाव, उसके तरीके और उसमें तकनीक के इस्तेमाल को देखा है, और ऐसे में इस याचिका में जो मांग की गई है वो कितनी मांग मजबूत नजर आती है इस बदलते समय में और आज की जरूरत के लिहाज से। देखिए, जहाँ ये जो हम लोग बात जो कर रहे हैं वो वोटिंग सिस्टम की कर रहे हैं, कैसे वोट डाला जाए। अब वोट डालने के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती हैं कि वोटर जो है वो समझे कि कैसे वोट डाला जाएगा। इसका मतलब उसके पास इतना नॉलेज हो, ज्ञान हो और उस एक्सेस पॉसिबल हो वहां तक जाकर के वोट डालने का। आपने सोचा देखा होगा 1952 में 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, तो हर एक कैंडिडेट के लिए एक एक बक्सा जाता था, और वजह उसकी ये थी कि उस टाइम पे 17-18% लिटरेसी थी, पढ़े लिखे लोग थे, और वो बैलेट पे दस्तखत या ठप्पा मारना भी उनके लिए मुश्किल था। इसलिए वो हर कैंडिडेट का बक्सा जाता था, एक स्लिप वो दी जाती थी उनको, ला जाके बक्से में डाल देते थे। 2 इलेक्शन हम लोगों ने ऐसा कराया। अब जब लिटरेसी रेट थोड़ा बढ़ गया तब हम लोगों ने बैलेट में आए कि एक ही में सबका नाम डाल दिया, जिससे आदमी ठप्पा मार के उस आदमी को चुन सकता है जिसको वोट देना है। उसके बाद ईवीएम आई, नेक्स्ट स्टेज। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी, ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। अब इंटरनेट वोटिंग की बात हो रही है, रिमोट वोटिंग की वे जी बात हो रही है। अब रिमोट वोटिंग को आज का हाल देखिए और 52 का हाल देखिए। 52 में जो लिटरेसी रेट था, आज के दिन वो लिटरेसी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी या इंटरनेट लिटरेसी बात आ गई। इंटरनेट लिटरेसी हमारे वहाँ अभी भी वही उसी तरह का हाल है। बहुत लार्ज नंबर में लोगों को एक तो एक्सेस नहीं है इंटरनेट की। इस तरह की वोटिंग होगी डिसेंट्रलाइज्ड वे में, तो ग्रुप में बैठ के मोटिवेटेड वोटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, सीक्रेसी की भी बढ़ेगी। जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है वोटिंग का, वो भी वायलेट होगा। तो अभी फिलहाल लगता यह है कि टेक्निकली अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरा मानना अलबत्ता है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है ऑलरेडी, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, स्पीड बढ़ेगी उससे, और उससे सिक्योरिटी बढ़ेगी, तब शायद वो हालत उस हालत में टेक्नोलॉजी होगी कि बड़ी सिक्योर तरीके से आप वोटिंग करवा सकोगे। ओके संजय जी, क्योंकि दलील ये दी जा रही है कि अगर मैं अपनी विधानसभा या लोकसभा से किसी बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर हूँ और चुनाव की तारीखों के वक्त या मतदान के वक्त मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, तो मेरे जो वोट का अधिकार है वो व्यर्थ हो जाता है। और इसीलिए जब हम ऑलरेडी 2 मोड हम देखते हैं, चाहे वो अब तक अलग अलग सेना या जवानों के लिए हम जो पोस्टल वोटिंग की बात करते हैं, उसके दायरे को बढ़ाने की मांग की जा रही है, और साथ ही साथ ई वोटिंग। हालांकि नूर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ई वोटिंग के कुछ नुकसान भी हैं, और अभी हम अगर कहें भारतीय मतदाता को तो शायद वो इतना परिपक्व नज़र नहीं आता
हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कि वो ई वोटिंग के जरिए अगर ग्रुप में या इंडिविजुअल हिस्सा लेता है तो उसमें निष्पक्ष मतदान का वो जो संकल्पना है उस पर कहीं आ जाएगी। क्या वाकई आपको लगता है, या फिर वक्त है जब हम इस पर विचार करने की जरूरत है? नूर मोहम्मद जी की बातों से मैं 100% सहमत हूं। दो बातें उन्होंने कही मुख्य तौर पर। एक तो क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, क्या इंटरनेट की सुविधा ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है और इंटरनेट से के जरिए वोट डाला जा सके? ऐसी स्थिति नहीं है, जिसका कंपैरिजन उन्होंने सन 1952 से किया, जब इलिटरेसी नहीं थी तो एक अलग तरीके से मतदान कराया जाता था। दूसरा, सीक्रेसी ऑफ वोट। क्या एक मतदाता अगर इंटरनेट से वोट करेगा तो उसकी सीक्रेसी, वोट की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। पता नहीं कौन व्यक्ति कहां से वोट दे रहा है और कितने लोगों साथ बैठ करके सलाह मशविरा किया जा रहा है या उस पर दबाव डाला जा रहा है। दोनों कारणों से मुझे लगता है कि इंटरनेट के द्वारा वोट डालने की अभी स्थिति तो देश में नहीं है। नूर मोहम्मद जी ने कहा इस पर चर्चा हो सकती है, चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है उससे हम कभी अभी बहुत फासले पर खड़े हैं। ऐसा समय आएगा तो उस ओर हम जरूर कदम बढ़ाएंगे। दूसरी बात पोस्टल वोटिंग की। पोस्टल वोटिंग का दायरा जरूर बढ़ सकता है, लेकिन ये दायरा बढ़ाने के चक्कर में हम ये ना करें कि इसको इतनी सुविधाजनक बना दें तो हर व्यक्ति फिर यही कोशिश करे कि पोस्टल वोटिंग क्यों ना कर दिया जाए। इसका दायरा बढ़ाया जाए। मुझे लगता है उसमें कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक दायरा होना चाहिए। किस आधार पे किस व्यक्ति को पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, इसका स्पष्ट रूप से एक तरह से लेखा जोखा होना चाहिए। ओके, लेकिन संजय जी, जब हम ये कहते हैं कि मतदाता पर दबाव डाला जा सकता है या वो जो वोट डालेगा ई वोटिंग के जरिए उसमें फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके के लिमिटेड, मैं कहूँ अभी भी लेवल पर इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फिर क्या कहा जाए कि हम अभी उस तरीके से, चाहे वो इन्वायरमेंट की बात हो, इंटरनेट की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, मतदाता के स्तर पर ये दोनों पैरामीटर अभी उस लेवल पर नहीं है, इसलिए रुकना चाहिए? दोनों वजहों से। पहली बात है कि दुनिया के दूसरे देश, ये कौन से देश हैं, किस देश से हम तुलना कर रहे हैं? क्या हम अपने साउथ एशिया के दूसरे कंट्री से तुलना कर रहे हैं? तमाम तरह की वोटिंग प्रेफरेंस सिस्टम है। अब थाईलैंड की बात करूं, जहां मैंने कई बार इलेक्शन सर्वेक्षण किए हैं और इलेक्शन ऑब्जर्व किया है, तो वहां एडवांस वोटिंग होता है। तो तमाम अलग अलग देश की जो स्थिति है उसके हिसाब से अलग अलग सिस्टम है। हमें अपने देश के हालात को देखते हुए अपना सिस्टम बनाना है, न कि दूसरे देश की नकल करनी है। पहली बात, इंटरनेट कितने प्रतिशत लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? और ये भी मान लीजिए आज 18 से 20% लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका दायरा थोड़ा बढ़ा भी दें, 25% भी मान लें, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं। वो कहेंगे मैं इंटरनेट नहीं करता, व्हाट्सएप करता हूं। इंटरनेट इस्तेमाल करना व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए एक अलग बात है, वोट डालना एक बहुत अलग बात है, बहुत ही एक स्पेसिफिक काम है। इस वजह से, और जो दूसरा कारण, जो दूसरा ऑब्जेक्शन या जो दूसरा मैं कह रहा हूं मेरे तरफ से जो प्रश्न चिन्ह है, सीक्रेसी का मामला। ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हर व्यक्ति का वोट सीक्रेट नहीं रहेगा, लेकिन सीक्रेसी इसमें निश्चित रूप से वायलेट होगी। कौन सा व्यक्ति, कौन सा मतदाता कहां वोट कर रहा है, किन के साथ बैठा है, तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का जो वोट का जो प्रिंसिपल है वो बहुत वायलेट होगा। मुझे नहीं लगता कि आज हम कहीं उसके नजदीक भी खड़े हैं जहां पर हम इंटरनेट द्वारा वोटिंग की, मैं तो कहूंगा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत दूर खड़े हैं अभी हम। अमित, तकनीक जब एक तरफ कहते हैं कि बहुत तेजी के साथ बदल रही है और जो मांग है कि अगर एक्स पर्सन अपने विधानसभा या लोकसभा से बाहर है तो उसके वोट का जो अधिकार है उसको कैसे मिले, और उसमें अगर तकनीक के विकल्प के तौर पर आगे बढ़ते तो आपने सुना हमारे पैनलिस्ट को वहां पर किस तरीके की चिंताएं, आशंकाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि चिंताएं अपनी जगह हैं, पर तकनीक अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि इसको एक एज एन ऑप्शन दिया जा सकता है, क्योंकि जिसको आप ऑप्शन दे रहे हो उसका वेरीफाइड वोट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स होते हैं, वेरीफाइड व्हाट्सएप अकाउंट्स होते हैं, वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि वो बंदा वेरीफाइड है। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज को लॉक करना, मॉनिटर करना उसी सीक्रेसी के संग जिस सीक्रेसी पर ये सारी टेक्नोलॉजी काम करती है। अभी सर ने बोला ब्लॉकचेन है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हमारे पास हैं
जिसको हम यूज करके एक एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं जिसमें सिलेक्टिव लोगों के वोट ऑनलाइन कराए जाएं। मैं नहीं कहता कि अभी हम उस हद तक रेडी है कि सबके वोट के लिए ऑप्शन दे दें, पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो आज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब आप 5%, 2%, 3% से शुरुआत करोगे तो आगे जाकर ये एक बहुत बड़ा तरीका उभर के आएगा जिसमें कि आप हो सकता है कि यही वोट करें, ई वोट ही करें। तो मैं तो बहुत ज्यादा आशान्वित हूं, क्योंकि हो क्या रहा है, हम लोग कई बार तकनीक को अडॉप्ट करने में टाइम लगाते हैं। तकनीकी वर्ल्ड वाइड जिस हिसाब से जा रही है, हम लोग मेरे ख्याल से इंडिया कहीं पीछे नहीं है। जिस लेवल पर हम लोग आज की डेट में इंटरनेट यूज करते हैं किसी देश के मुकाबले कहीं काफी कॉम्पिटिटिव है। हमारे यहाँ बैंडविड्थ का भी आप देखेंगे तो एवरेज स्पीड या जो भी एक्सेसिबिलिटी है वो काफी तेजी से उभर के सामने आई है, और उसका उपयोग करना आज की डेट में हर मामले में बहुत जरूरी है। तभी हम एफिशिएंट सिस्टम खड़ा कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें संभव नहीं है, संभव हो सकती हैं। थोड़ा सा एक विल पावर की जरूरत होती है, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे। चैलेंजेस तो आज नहीं है, 10 साल बाद भी आप करोगे तब भी वही चैलेंजेस होंगे, और वही सारे कंसर्न रेज किए भी जाएंगे। कभी भी जब भी कोई चेंज आता है सिस्टम में हमेशा कंसर्न होते हैं, तो मेरे ख्याल से वही कंसर्न है। पर एक ऐसा आर्किटेक्चर खड़ा कर देना जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो, वेरीफाइड पर्सन हो और सेंट्रलाइज सिस्टम हो, जो कि आपकी जो भी वोटिंग राइट्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर दे विदाउट एनी डेटा ब्रीच और प्राइवेसी ब्रीच। लेकिन अमित, आप जो कह रहे हैं उस पर दो बड़े सवाल जिसका जिक्र संजय जी ने किया। मैं संजय जी आप पर आ रहा हूं कि अभी जब हम ईवीएम की तरफ गए हैं उसमें भी सीक्रेसी और उसकी जो एक्यूरेसी है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, और जब हम और आगे बढ़ना चाहेंगे ई वोटिंग की तरफ यानी कि इंटरनेट वोटिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो जो पैनलिस्ट ने कहा कि सीक्रेसी ऑफ वोट और साथ ही साथ इंटरनेट की उपलब्धता, ये दो बड़े सवाल हैं। और क्या वाकई हमें इस तरीके की जल्दबाजी है कि हम ई वोटिंग की तरफ जाएं, या हमारे पास वोटर के पास वो वक्त नहीं है, या वो इतना ज़्यादा बिजी या फिर व्यस्त नज़र आता है कि वो मतदान में हिस्सा लेने के लिए अपने उस इलाके में लौट नहीं सकता? देखिए, इसमें लिटरेसी की बात इतनी नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ सिलेक्टिव ऑप्शन हम दे रहे हैं लोगों को, और जिन लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा डेफिनेटली उनको इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उनको उस तरह का उससे एक्सपेक्टेशन भी होगी कि हाँ, चाहे वो आर्मी वाले हों, डिफेंस वाले हों, या ऐसे लोग जो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कहीं काम कर रहे हैं किसी वजह से, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं, और ये संभावना है कि वो लोग इस तरह का वोट कर पाएंगे। हम लोग गांव के लोग या ऐसे लोग जो शायद टेक्नोलॉजी को लेकर उतने कंफर्टेबल नहीं, उनके लिए ये चीज नहीं लागू कर रहे हैं, उनका सिस्टम वैसे ही रहने दीजिए। बट एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तहत यदि हम एक उन लोगों को भी इस पूरे प्रक्रिया में जोड़ लें जो अभी तक वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा रहेगा। और एक जो भी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा, वो एक प्रमुख जो आपका तरीका है बन के उभर सकता है। क्या पता कि आगे हो सकता है कि हम फेल भी हो जाए, पर इसको तैयार करके एक बार स्टार्ट करके देखने में कोई हर्ज नहीं लगता मुझे, क्योंकि आगे न जाके आज नहीं तो कल हमें इस तरह की सुविधाएं देनी पड़ेंगी जहां पर कोई बंदा कहीं से भी वोट कर पाए, क्योंकि मूवमेंट इतना ज्यादा है, लोगों की जो ट्रैवल बेस्ड बिजनेसेस हैं इतने ज्यादा है, और हमेशा दिक्कत होती है कि 1% लोग हमेशा छूट जाते हैं, जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी डेमोक्रेसी। नूर मोहम्मद सर, ये वैलिड पॉइंट है कि जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है काम के नज़रिए से या दूसरे कारणों से, तो आखिर में वो जो वोटर हैं, जब वोटिंग परसेंटेज हम बढ़ाने की बात करते हैं, लाख प्रयास के बावजूद ये आंकड़ा 70% के इर्द गिर्द ही नज़र आता है, जब बहुत ज़्यादा प्रयास होने के बावजूद। लेकिन अभी भी 30 से 35% वोटर उससे वंचित रहता है, तो वो जुड़ेगा कैसे? अगर ई वोटिंग सिस्टम से हम दूर रहते हैं या ई वोटिंग सिस्टम लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक मौका, एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि वोटिंग परसेंटेज अभी कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखिए छोटे छोटे स्टेट्स में जहाँ पे ठीक तरह से कैंपेनिंग होती है, वो 80-90% तक वोटिंग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वोटर के ना होने की वजह से हो रहा है। 10-11% की 15% की हम नहीं कहते कि इतना माइग्रेशन हो सकता हो, एक तो बात यह है। इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली फील्ड वर्क की जरूरत है पॉलिटिकल लेवल पे और अदर लेवल्स पे भी, लोगों को सेंसिटाइज करके और पोलिंग स्टेशन तक लाने की। दूसरी बात है जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांव से आदमी बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया काम करने, अगर उसको आप कहोगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से आया है वहां के लिए वोट दे, तो बॉम्बे के लोकल बॉडीज कभी भी उसको कोई फैसिलिटी नहीं ऑफर करेंगी।
उसको ट्रीट करेंगी कि हमारा वोटर तो है नहीं, हमारे किस काम का, हम दे कैन इल ट्रीट हिम। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, जो हमारा जो सिस्टम अलाउ भी करता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट जहां पे हैं वहीं पे रजिस्टर कराइए, वहीं पे वोट करिए। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको सेंसिटाइज करिए कि और एक्सपेडाइट करिए, एफिशिएंट बनाइए वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को, कि जहां मैं रहता हूं वहां के गवर्नेंस में मैं अपना हिस्सा दे सकूं। या इसके अगर मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और मेरा घर बस्ती या गोरखपुर में है, तो गोरखपुर में गवर्नेंस से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे वोट आप वहां कराओगे तो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन मुझे क्यों पूछेगा, वो सोचेगा कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमको तो वोट देगा नहीं। तो एक तो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यू भी है इसके पीछे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने काफी एफर्ट किए हैं जो ग्रुप्स नहीं वोट कर पाते थे उनको वोटिंग राइट देने में। आपने देखा होगा 85 से ज्यादा उम्र के लोगों को अलग से स्पेशल सुविधा दी गई इस बीच में। उसके अलावा जितने लोग इलेक्शन ड्यूटी में लगते हैं, राइट फ्रॉम प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर से लेकर के आप कंडक्टर, क्लीनर, जो गाड़ी के ड्राइवर, सबको फैसिलिटी दी जाती है उसकी। इस बार आपने देखा होगा जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग लगे हुए हैं उनको भी पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी गई। जो 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 आर्म फोर्सेज में है वो बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उनका पोस्टल बैलेट वापस नहीं आ पाता था, तो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट कमीशन ने जारी किया कि एक तरफ से वो चला जाता है विद इन नो टाइम, और उसके बाद वो वहां से मार्क करके भेजते हैं, और इससे पोस्टल बैलेट की जो आने की जो परसेंटेज है काफी बड़ी है। तो इस डायरेक्शन में एफर्ट हो रहा है। और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, इस्टोनिया एक कंट्री है जहां पे अबाउट 95% लोग इंटरनेट सावी हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। उनका जितना ज्यादातर जो उनके ट्रांजेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, वहां भी 35 से 40% तक ही वोटिंग होती है। तो अगर आप इंटरनेट वोटिंग कभी इस्तेमाल करोगे भी, तो इट हैज टू बी एन ऑप्शन, लाइक समबडी कैन वोट थ्रू इंटरनेट, somebody can vote through EVM, somebody can go through postal polling station, somebody can go use the ballot, paper ballot, somebody can go the postal ballot. So ये ऑप्शंस आपको आप देंगे जब भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एस्टोनिया का एग्जांपल देख के लगता है कि 100% इंटरनेट वोटिंग तो कहीं हो ही नहीं सकती है। तो क्या मोहम्मद साहब विकल्प देने की जरूरत है और उसकी तरफ कदम बढ़ानी चाहिए कि आप ई वोटिंग पे चाहते हैं, बैलेट पे चाहते हैं, आप ईवीएम पे चाहते हैं, और इस तरह के ऑप्शंस के साथ में चुनाव आयोग की जो मशीनरी है वो फिर कितनी सक्षम होगी इन सब के साथ चुनाव को हैंडल करने में? वो तो इश्यू है। यहाँ तो हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल आप जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी सब चीजों में। संजय जी, आप जो बता रहे थे और जो अमित कह रहे हैं, क्या वक्त अभी इसलिए नहीं है कि परिपक्व नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, या सबसे बड़ा रीजन जो नजर आता है राजनीतिक जिस तरीके से राजनीति होती है वो है ट्रस्ट? दोनों ही हैं, ये मैं कह नहीं सकता कि दोनों दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों कारण हैं। हम टेक्नोलॉजिकली भी परिपक्व नहीं हैं। इस प्रोग्राम के पहले भी इंटरनेट और बैंड की खूब चर्चा हम कर रहे थे कि बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है, इमेज क्लियर नहीं है। तो क्या लोगों के डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने के समय इस तरह का एक्सपेरिमेंट आज कर पाना संभव है या करना चाहिए, जब हमें मालूम है कि हमारे इंटरनेट की बैंडविड्थ वैसी नहीं है जितनी जरूरत होगी इन सब चीजों के लिए? तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज अभी भी है। हम बहुत आगे बढ़े हैं 52 से, अगर हम तुलना करें तो इस बात से मैं इनकार नहीं करता, बहुत आगे बढ़े हैं टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र। लेकिन जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है ई वोटिंग के लिए या हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, आजकल शायद अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। और दूसरा, मुझे इस बात के पे बहुत संदेह रहेगा कि जो वोट की सिक्रेसी की बात हो रही है, और एक बात जो नूर मोहम्मद जी ने जिसके बारे में कहा कि अगर कोई दिल्ली में बिहार का माइग्रेंट वर्कर यहाँ काम करता और अगर उसको आपने ई वोटिंग की सुविधा दे दी और वो अगर वोट बिहार के किसी कंस्टिट्यूएंसी में करता है, तो वो पॉलिटिकल इश्यू एक ऐसा हो जाएगा, उसकी तो उसे ना तो कोई सुविधा मिलेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे कोई सुविधा नहीं देगा, तो उसकी जो पॉलिटिक्स बहुत एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। और हो सकता है वो इस डायरेक्शन में चली जाए जिसका हम अंदेशा भी नहीं कर सकते।
लेकिन संजय जी, क्योंकि बहुत बड़ा तबका एक ऐसा होता है जो कि किसी एक राज्य, किसी एक शहर में कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कई महीने तक काम करता है, इसके बाद वो अगले राज्य में रोजगार की तलाश में जाता है। ऐसे में अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी देते भी हैं, चुनाव आयोग की ओर से मिलती भी है कि जो भी लोग जिस राज्य में उस वक्त रह रहे हैं वहाँ पर अपने नाम को दर्ज करा ले और वहाँ पर वोटिंग का उन्हें अधिकार मिल जाएगा, ये लगता है कि जो पब्लिक है, जो वोटर है, वो इस तरीके से इच्छा जाहिर करेगा कि बार बार उसको चेंज कराए, अलग अलग राज्यों में जब जा रहा है वहां पर उसको नाम दर्ज कराए? देखिए, नाम दर्ज कराना अलग अलग राज्यों में जाकर के या अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में जाकर के आसान नहीं है। थ्योरेटिकली आसान लगता है कि आप फलाना फॉर्म भरिए और आपका नाम दर्ज हो जाएगा, उतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ इसको। नूर मोहम्मद जी हमसे अच्छी तरह से जानते होंगे, भले ही वो इस बात से सहमत ना हो कि उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं सहमत हूँ। अगर आप सहमत है इस बात से कि उतना चले सर, आसान अच्छी नहीं बात है है, आप सहमत हैं तो जी। ये जरूर है कि हाँ, लेकिन जिस तरह के लोगों की हम बात कर रहे हैं कि वो 4 महीने एक शहर में होते हैं, 6 महीने दूसरे शहर में चले जाते हैं रोजगार के अवसर तलाशने के कारण, ऐसे लोग इंटरनेट पे वोट भी नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो जिसका जिक्र अमित जी कर रहे थे कि अशिक्षित हैं, सामाजिक तबके में निचले तबके से आते हैं। क्या ऐसे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपना वोट कर पाएंगे? बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके बारे में। अमित, बाकी जो हाँ मुझे बताएं। ऐसा नहीं लगता सर, मुझे लगता है कि काफी बड़ा वर्ग है जो इंटरनेट यूज कर रहा है, उस अशिक्षित वर्ग का भी। और ये चीज थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकती है, जैसा कि सर ने अभी बोला कि कई जगह पर 80% तक वोटिंग होती है। ऐसी कितनी जगह है जहां 80% वोटिंग होती है? ओवरऑल यदि आप परसेंटेज देखेंगे तो थोड़े बहुत परसेंटेज है, उसके बेस पर आप काफी बड़े वर्ग को वोटिंग राइट से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं 80% हो रहा है। अधिकतर जगह 50% 60% के बीच में ही रह जाता है वोट, जो हम लोग सब जानते भी हैं। 70% यदि वोट हो जाए तो माना जाता है कि बहुत ही अच्छा वोट हो गया है, मतलब तो सरप्राइजिंग वोट हो जाता है। तो ये जो है ये खुद बताते हैं कि काफी बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो शायद इस वजह से नहीं कर पा रहा है कि उस तक इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जो हो सकती हैं टेक्निकली। तो एक ऑप्शन की तरह उनको देना, और टेक्नोलॉजी को लेकर मैं इतना आशान्वित हूं कि आज की डेट में जब हम व्हाट्सएप पे भी बातचीत करते हैं या सिग्नल पे करते हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो बैंडविड्थ उतनी आपको मिल रही है, या कहीं ना कहीं हम वीडियो कॉल्स जो अभी भी हमारी सारी टेक्नोलॉजी पे ही चल रही हैं चीजें, ड्यूरिंग लॉकडाउन वी हैव रियलाइज्ड, तो वोटिंग के लिए कोई इतनी बड़ी बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती। वोटिंग इज जस्ट एन इंस्टेंट इनपुट व्हिच एनीबॉडी कैन गिव एनी टाइम। तो इसलिए वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। जो चैलेंज है वो प्राइवेसी को लेके हो सकता है, और उसके लिए हमें फ्रेमवर्क ऐसा बनाना पड़ेगा कि डेटा प्राइवेट कैसे रखेंगे, क्या वो एनोनिमाइज्ड होगा, क्या वो सर्वर पर जाकर हैशिंग होगी उसकी, क्या वहां पर जब कैलकुलेट होगा तो उसके बाद बैक ट्रैवर्सिंग करके हम पता कर सकता है कोई कि किसने किसको वोट दिया। ये जो स्ट्रक्चर है, यदि हम इसको प्रॉपर बना लेंगे, जो पॉसिबल है, जो संभव है, तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन की तरह इसको अभी देना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और वोटिंग परसेंटेज तो डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसलिए वोट करने नहीं जाते क्योंकि उनको लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इट इज अ पेनफुल प्रोसेस। जो प्रोसेस यदि आप उसको अच्छा बना देंगे, यदि उसको एक ऐसा अनुभव बना देंगे कि वो घर बैठ के आराम से वोट दे दे जिसमें उसका पूरा वेरिफिकेशन भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली वोट परसेंटेज बढ़ेगा। एस्टोनिया की बात अलग है, वहां लोगों को कोई मुद्दे ही नहीं है, वहां तो चुनाव भी ऐसे मुद्दों पर होते हैं कि इंडिया में वैसे मुद्दे यूज ही नहीं हो सकते। भारत में अभी चूंकि डेवलपिंग स्टेज है, तो हम लोग काफी लोग चाहते भी हैं वोट करना और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर उनके पास ऑप्शंस नहीं होते मेरे ख्याल से, इस वजह से रहता। तो ये एक ऑप्शन देना बहुत अच्छा होगा, ऑप्शन के तौर पर इसे देखा जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है। डेफिनेटली। नूर मोहम्मद सर, आगे मैं आपसे, क्योंकि जब और आपने जो किस्सा सुनाया, जो हकीकत है कि शुरुआत जब होती थी किस तरीके से अलग अलग बॉक्स, उसके बाद फिर एक बॉक्स पर आया और उसके बाद अब ईवीएम मशीन पर आए, और शायद उस वक्त में किसी एक मशीन की परिकल्पना मतदाता के नज़रिए से और चुनाव जो प्रणाली में जुड़े लोग थे उनके लिए असंभव सा दिखता होगा कि किस तरीके से कुछ ही घंटों में मतगणना हो भी जाएगी। लेकिन ट्रस्ट जो एक फैक्टर है वो अभी भी बरकरार है, और जैसे जैसे तकनीक की तरफ बढ़ते हैं तो चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या वाकई ट्रस्ट ही है, या फिर साथ साथ एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियों का ट्रस्ट और दूसरी तरफ उस मतदाता का जिसने उस चुनाव में हिस्सा लिया, और उससे ये भरोसा होना चाहिए कि जो उसने वोट किया वो सही तरीके से सामने नजर आ रहा है?
पहला इशू तो देखिए, जैसे जो ईवीएम लगाई गई, पहली बार शरदा साहब ने 1980 में ये पायलट शुरू किया। पहली बार एक केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 पोलिंग स्टेशन पे ये वोटिंग हुई, और वो लोग कोर्ट में गए कि साहब लॉ नहीं है कि वोटिंग से ईवीएम से आप वोटिंग करा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको लॉ नहीं, आप नहीं कर सकते। फिर लॉ बनाया गया, और उसके बाद आप देखिए 1998 में जाके एक्सपेरिमेंटल जो उसमें उस जमाने में गिल साहब थे, उन्होंने कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में शुरू किया, एंड अल्टीमेटली 2002 में हम यूपी में उस टाइम पे सीओ थे, पूरे यूपी में हमने फिर ईवीएम पहली बार इस्तेमाल किया, और 2004 में ईवीएम पूरे कंट्री में इस्तेमाल हुआ। तो बहुत ही स्लोली 80 से लेके 2004 तक की जर्नी आप देखिए। तो जब मैं बात कह रहा था कि बात करने में बुराई नहीं है, लेकिन जो जो प्रोसीजर होगा वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ वोटिंग की परसेंटेज बढ़ा के विशेटेड वोट इकट्ठा करना, वो इलेक्शन कमीशन कभी नहीं चाहेगा। कमीशन चाहेगा कि जो भी वोटिंग हो बहुत ही ट्रस्टेड हो, भले परसेंटेज थोड़ी कम हो। जो इंटरेस्टेड होंगे, जो आदमी लाइन में जाके नहीं लगना चाहता, प्रॉब्ली वो उसको आदमी को डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अपने आराम के लिए कुछ भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट नहीं लेना चाहता है। तो आई डोंट थिंक कि उस ऐसे वोटर्स के लिए आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो भी सिस्टम जब भी लगाएं, तो ऐसा फुल प्रूफ हो कि वोटर की एक्सेस हो, वो जा सके, उसको इस्तेमाल कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो उसको डिटर ना करे, उसको नॉलेज हो करने की। जब तक ये सब चीजें नहीं होगी, जब तक फुल प्रूफ, भले हमारे थोड़े वोटर हो, लेकिन वो सॉलिड वोटर होने चाहिए, जो एथिकल ग्राउंड पे लोगों को कैंडिडेट को असेस करके वोट दें, जिससे हम सही कैंडिडेट ला सकें। ओके सर, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए वक्त कम है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कि एक्सपेरिमेंटली करना, जी कविन जी अगर एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं, तो उनको करना चाहिए जैसे छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटी से, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें, और इस तरह से ट्रस्ट के इलेक्शन से, हाउसिंग सोसाइटी से, और देखिए कि कहाँ तक उसमें लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, और तब उसके बाद उसको जनरेट करिए, देन एस्केलेट करिए हायर अगर लेवल। छोटे स्तर पर इसको शुरू शुरू करके में उसके एग्जाम्पल्स को, उसके जो नतीजे हैं उसके आधार पर इसे अगले स्टेप या अगले लेवल पर ले जाने की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल इस पर शुरुआत करना आप करें कि थोड़ा जल्दबाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही।